अच्छी बात करते हैं तो आपके लिए हमारे पास डॉक्टर्स भी अच्छे अच्छे यहाँ पे मौजूद होते हैं। हमारे बहुत ही ज़बरदस्त एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, बड़े माशाल्लाह ही इज़ डूइंग वंडरफुल। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप इब्राहिम भाई, अल्लाह खैरियत का से हैं? शुक्र जी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू और वेरी मच जी। आप पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हैं बच्चों में, बच्चों के अमराज की ख़ास तौर पे आप उनका ज़्यादा उनको देखते हैं, स्पेशलिस्ट हैं, सही है। अच्छा, मैं बच्चों की जब बात आती है तो एक सवाल मुझे ये लगता है, और ये बहुत से लोग जानते हैं, क्योंकि पोल्यूशन बहुत बढ़ गई है, और ये जो एक नया इशू आया है कि बच्चों के सांस का मसला, अस्थमा का, जिसको अस्थमा भी कहते हैं, या वो आजकल देखे इनहेलर्स, और बच्चे जो हैं उनको एलर्जीज बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। तो उसके साथ साथ अब ये वायरस की भी बात करेंगे, लेकिन ये एलर्जी और बच्चों की कमज़ोर होना, बच्चों की सेहत ना पकड़ना, इनको कैसे हम फाइट कर सकते हैं इन चीज़ों को? अस्सलाम वालेकुम जी। प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में पोल्यूशन और ऐसी चीज़ें जो हम न्यूट्रिशन वाली नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी लैक हो जाती है, स्पेशली जिसमें हमारे बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, स्पेशली विटामिन डी जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे अस्थमा, एलर्जीज, नमूनिया रिपीटेडली हो रहे होते हैं। जब ये चीज़ें आपने जैसे कहा कि आप उसको बचाएं कैसे, उससे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पहले तो 1000 डेज़ जो हमारे न्यूनेटल से लेके प्रेगनेंसी से लेके माँ जब 2 साल का बच्चा जब तक बर्थ के बाद 2 साल का बच्चा होता है, जब तक उसकी इम्यूनिटी को आप जितना बिल्टअप करते हैं अंदर और बाहर, तो उससे आपके बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप्ड होती है। इवन दो कि आपके आगे वाले बच्चे, पैदा होने वाले बच्चों की भी इम्यूनिटी यूट्रस के थ्रू डेवलप होती है, बिकॉज ऑफ कि आप अच्छी तो ग़िज़ा डॉक्टर लें। साहब, माँ की सेहत भी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो डब्बों का आपने बोला कि डब्बों की चीज़ें खोल खोल के बच्चों को पिलाते खिलाते हैं, वो ज़रा कम कर रही है। इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए बच्चों को नेचुरल फूड, यानी माँ का दूध तो है ही, उससे जो नेचुरल फूड जब वो ग्रो कर रहे हो, सब्जियाँ, फल, और जो नेचुरली आपको मिलती है। कॉल एक शामिल करेंगे, हमारे पास कॉल्स तो बहुत सी होती है, लेकिन शामिल करते हैं यहाँ पे पाकपतन से। कॉलेज जी क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी सर जी जी, फरमाइए फरमाइए, क्या जी पूछेंगे जी। आप? हेलो। जी जी बोलें। अर्ज है, पहले अर्ज की है मैंने। आपकी आवाज़, आप दोबारा प्लीज सवाल रिपीट कर दीजिए। इमरान पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। जी जी जी, फरमाइए, आपका सवाल पूछ लीजिए, अगर डॉक्टर साहब से कोई सवाल है आपका। बच्चे को सांस में जो एलर्जी है, एलर्जी? सुबह जो नाक में एलर्जी होती है, नाक में। ठीक है, तो होता क्या है उनको ऐसे? क्या उसके बाद नाक बहता है, क्या होता है? नाक बहता भी है जी, और वो बहुत ज्यादा मसला बन जाता है जी, सांस में जो है ना अच्छा, ठीक है, सांस में भी डॉक्टर साहब कुछ पूछेंगे आप खराबी मुझसे? होती अच्छा, ये बताएं कि ये कब से हो रहा है? ये कब से हो रहा है, पूछ रहे हैं है। कब? 2 साल से हो रहा है जी, पिछले साल से हो रहा और है। क्या एज है जब बच्चे की? ये गंदम का मौसम होता है ना सर, अच्छा, गंदम का एज क्या है उनकी? उम्र क्या है एज ये उनकी? है जी 8 साल है। 8 साल, ठीक है, आपका जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको, कोई एलर्जी डेवलप करते हैं? एक्चुअली एलर्जी ही है। एक्चुअली उन्होंने एक बहुत ख़ास बात कही कि वीट के मौसम में एक तो गंदम के खाने से एलर्जी होती है, हाँ, और दूसरा एलर्जी होती है पोलन से, जो मैंने आपको बताया। पोलन, ठीक है। डस्ट और पोल्यूशन, ये 3 चीज़ें फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा राइनाइटिस कराती है, जिसको नज़ला को हम अपनी ज़बान में राइनाइटिस कहते हैं, जिसकी वजह से साइनस होता है, साइनस की वजह से फेरेंजाइटिस होता है, फेरेंजाइटिस की वजह से पोस्ट नेज़ल ड्रिप होता है। बहुत ज़्यादा, अब तो 60-70% लोगों को ये साल में 3-4 दफ़ा पोस्ट नेज़ल ड्रिप, मतलब नाक से नज़ला बहने की जो शिकायत है, गले में बहना, ये बहुत कॉमन हो गया है, और ड्यू टू बिकॉज ऑफ ये लैक ऑफ ये जो पोल्यूशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर अभी आपने ऐसा देखा हो कि अभी कोरोना के सीज़न में आपने, जब से आपकी गाड़ियाँ कम हुई हैं, आपने देखा होगा कि बादल जो है वो क्लियर हो गया, थोड़ा क्लीन हो गया। क्लीन हो गए हैं, पौधे आप देखें तो ज़्यादा ग्रीन हो गए हैं, उसमें ऑक्सीजनेशन ज़्यादा हो गई है। अगर हम अपनी क्लिनिक्स में भी आजकल बैठ रहे हैं ना, तो वी हैव सीन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल ऑफ एलर्जी एंड अस्थमास। हाँ, ये मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब, मतलब ये जब घर में लोग बैठ गए हैं, तो जो आम बीमारियां हैं, जो वायरसेस जो स्प्रेड होती हैं, उनके पेशेंट्स भी कम हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल है? हो गया, ठीक है। क्योंकि देखिए पोल्यूशन है, बाहर निकलने से पोलन है, पोलन ग्रेन्स जब गिर रहा होता है, जैसे पोलन ग्रेन्स आपके वीट में यार
व्हीट जो ग्रेन्स होते हैं जो जिसमें आपके भूसी जिसको भूसी कहा होती जाता है, और बिल्कुल। फिर अपने पौधों में जो पोलन पौधों में, रहे होते हैं बिल्कुल, उससे सबसे बिल्कुल। ज़्यादा जो है वो एलर्जी के नमूदार हो जाते हैं। तो इनको क्या करना चाहिए इन साहब को? उनको देखें, जो आसान हल तो ये, एक तो अस्थमा है तो अस्थमा को तो आपको तशखीस करे बगैर तो आप इसको डायग्नोज नहीं कर सकते कि ठीक है, ट्रीटमेंट हाँ, देनी सही है। है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताता हूँ, अगर आप बाहर निकल रहे हैं, देखें मास्क तो ये दुनिया में मैंडेटरी है अच्छा। इन दिस सीजन। तो ये बच्चे को पहना दें मास्क। बच्चे को पहनाएं। दूसरा, जो मैंने एक होम रेमेडी हमेशा अपने क्लिनिक में बच्चों को कहता हूँ वो ये है कि आप हमेशा, एक छोटी सी चीज़ है और बहुत कॉमन सी चीज़ है, वो है वेज़लीन। अच्छा, वो आप नाक में लगाएं ठीक है। और टेक अ गुड स्टीम 2 टाइम्स अ डे। और भाप तीसरा, भाप लेना, भाप और लेना। कोई भी पेट्रोलियम जेली जो होती है वैसेलिन सादी हो तो सी। नाक के अंदर तक अंदर तक बहुत आपने ज्यादा डाल नहीं, दी। लेकिन थोड़ा नहीं, थोड़ा। बिल्कुल। तो ताकि 10 dryness- पार्टिकल्स जो है, हाँ, एक तो ड्राइनेस और ठीक है। दूसरा जो 10 पार्टिकल्स हैं वो आपके अंदर नहीं जाएंगे हाँ। ऑटोमेटिकली। आप सोचें कि, और आपको गारंटी बताता हूँ कि एक एलोपैथिक से अलावा, यानी एक होम रेमेडी में आप ये चीज़ करेंगे और एक आम आदमी भी अगर इसको करता है तो आपको लगेगा कि फौरन जो है आपको 10 पार्टिकल्स आपके गायब हो गए और आप सफोकेशन खत्म हो जाएगी आपकी हाँ। उसी वक्त, यानी विद इन सेकेंड्स। दूसरा, स्टीम लेने से आपके जो छोटे छोटे जर्रात होते हैं वायरसेस के, बैक्टीरियाज के, डस्ट के, वो kill हो जाते हैं। वो किल भी हो जाते हैं और क्लीन हो जाते हैं। क्लीन होता है। उसकी अच्छा, जो steam की अब वजह से। हमारे आपने पेट्रोलियम जेली की बात की, तो हमारे बहुत से देहातों में, इलाकों में अब सरसों का तेल एक रेमेडी सरसों समझा का जाता है तेल, जो कि बिल्कुल। लोग लगाते थे, और वो बहुत अच्छा सरसों का तेल है। या यहाँ तक कि कोई रैश भी होता है तो उस पे भी लोग लगाते हैं सरसों का आपने तेल, अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी अगर आपने टाइप कभी प्रॉपर्टी। तिब्बे नबी पढ़ी हो जी हाँ, जी हाँ। तो नाक में, सब नाक और नाक नाक में ऑलिव ऑयल या बहुत सारे दूसरे ऑयल्स का बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अच्छा, तो अगर ये आप देखिए। ये कभी तिब्बे नबी पढ़ें तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पता चलेंगी कि हमारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल तिब सही के हिसाब तिब से। के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा अच्छी और विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त बात है जनाब। आगे बढ़ेंगे, एक और कॉल लेंगे। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर जैसा आपने कहा कि बच्चों को एलर्जी का खदशा, ये बच्चों की एलर्जीज ही हैं, तो इनको आम दिनों में भी जब बाहर लेके जाएं, अगर आपको लगता है बच्चा बहुत जो वीक है, फ़ौरन से एलर्जीज पिक करता है, तो मास्क लगा लें। बिल्कुल मास्क सिर्फ लगाएं। कोरोना की वजह से नहीं, जनरली भी मास्क लगा लें बच्चे। देखिए, आपको बात बताऊं एहसन, ये एक एथिक्स भी है और एक अच्छा भी लगता है कि सोशल डिस्टेंस हो। जी हाँ, जी हाँ। आप खुद सोचें कि अगर सोशल डिस्टेंस से आप बात करें या करीब बात तो करें, तमीज़ अच्छा की क्या बात लगता है? हाँ, अच्छा, आपको बिल्कुल। लगता है कि यार सोशल डिस्टेंस से आप बात करते हैं, आपको अच्छा लगता है। दूसरा, अगर आप मास्क पहन के बाहर निकलते हैं तो यू आर ऑल्सो गेटिंग प्रोटेक्टेड और हाँ, आप तो आवाम हम- को भी प्रोटेक्टेड हाँ, कर रहे बिल्कुल हो। सही। अगर आपको खांसी, नज़ला, जुकाम है या एलर्जीज के प्रॉब्लम है तो आप, अगर खांसी है भी नॉर्मल, ज़रूरी नहीं है कोरोना हो ही, अगर कुछ किसी और वजूहात की वजह से भी खांसी या फ्लू है तो आप सिंपल जो है आप मास्क इस्तेमाल करें तो आप दूसरे लोगों तक तो आप वो इन्फेक्शन नहीं फैलाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज़ इब्राहिम भाई, मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत से बच्चे जो हैं, आपके पास यकीनन पेशेंस कम एक और वजह से होंगे कि स्कूल नहीं जा रहे। अब स्कूल में क्योंकि जब एक क्लास में 40-40 बच्चा होता है, तो कोई एक बच्चा भी अगर वायरस कैरियर हो, नॉर्मल फ्लू या नॉर्मल खांसी, तो अक्सर और बेशतर बच्चे एक दूसरे की चीज़ें भी पकड़ते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कोई चीज़ मुंह में डाल लेते हैं, खा पी लेते हैं एक दूसरे का। बच्चों को नहीं इतना अंदाज़ा था, तो बहुत से बच्चे बीमार होकर बार बार आते हैं ये स्कूल्स के। तो आई थिंक थोड़ा सा ये भी हमें चेक करना चाहिए कि पेरेंट्स को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपका बच्चा ज़रा सा बीमार है तो बाकी बच्चों को बीमार ना करें, उसको घर पे रोक लें 2-4 दिन बिल्कुल, के आप लिए। घर क्या पे कहेंगे आप? बिल्कुल आपको घर पे रोकना चाहिए और उनको वही बात जो अभी इन चीज़ों की बताई जा रही है कि आप हैंड वॉश ज़्यादा कराएं, दूर फासले पे रखें, घर पे रखें। और देखिए, आपको बाहर के मुल्कों की बात बताऊं, जो वेस्टर्न मुल्क में एक रूल है कि अगर आपको इन्फेक्शन है किसी भी तरह का, इफ़ यू आर गेटिंग अ फ्लू, यू डू नॉट हैव टू गो टू योर जॉब। आपको जॉब से लीव लेनी है, इसीलिए सिक लीव का एक रेशियो है बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट में, आपके सिग्नेचर में होता है सिक बिल्कुल लीव। सही, तो बिल्कुल जब आपके सिक लीव है तो यू हैव टू अवेल दैट सिक लीव। और दूसरा, स्कूल में भी आपको पाबंदी करना है कि वो बच्चे स्कूल ना आए। जैसे बाहर के मुल्कों में तो एक रूल है कि आपको स्कूल आना ही नहीं है। खांसी है या नज़ला बिल्कुल। जुकाम है, यहाँ पे बहुत से, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को वैसे भी कई बच्चे देखें, कई बच्चे बहुत इजीली डॉक्टर साहब गुजर जाते हैं इन चीज़ों से, सेहतमंद होते हैं, और नज़ला जुकाम सबको होता है, नॉर्मल बात है। अब लेकिन कई बच्चे बड़े वीक होते हैं, तो उनसे नहीं, वो इम्यूनिटी उनकी बड़ी स्लो होती है, तो आई थिंक ये एहतियात बहुत ज़रूरी देखिए, है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं तो वी बाउंस इस पे करते हैं, हम इनको रेगुलरली जो है
विटामिन्स पे डालने की कोशिश करते हैं कि अच्छे सप्लीमेंट्स पे जाएं। स्पेशली अगर आप रिसर्च करें, और अभी भी एक बहुत बड़ी एक रिसर्च आई भी है और एब्स्ट्रैक्ट आया हुआ है कि जितने भी वायरसेस बड़े हों या छोटे हों, उनको अगर साइटोकाइंस, हमारे अंदर एक बॉडी के अंदर एक, मैं आपको मेडिकल टर्म में थोड़ा सा समझाता हूँ, एक साइटोकाइंस का निज़ाम है जो क्या करता है, हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स को उजागर करता है। ठीक है। IL-6 जैसे हैं, IL-1, L-2, L-3, L-4 इस तरह हैं। इसमें कुछ रोल्स हमारे विटामिन डी और विटामिन सी और जिंक का है। ये क्या काम करते हैं, विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर जाके उस साइटोकाइन स्ट्रॉम जो हो रहा होता है, जैसे हम बीमार हो रहे हैं, चाहे कोई भी वायरस हो, तो आपके स्ट्रॉम को जो है वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर पकड़ लेता है, हाँ। क्योंकि वो प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर वो बैठ जाता है। नेचुरली उनको तो fight नेचुरली जो है ठीक वो है। आपके ऊपर बैठ जाता है। हाँ। अब उसकी सोर्स क्या है? अब उसकी सोर्सेज ये है कि आप, बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट है कि दूध के अंदर विटामिन डी बहुत है, लेकिन नहीं, दूध के अंदर विटामिन डी नहीं होता, दूध के अंदर कैल्शियम ज़्यादा कैल्शियम होता होता है जी बहुत। है। तो विटामिन डी लेने के लिए आप मशरूम्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मशरूम्स। मशरूम्स। ठीक है। दूसरा आप इस्तेमाल करें एग यॉक, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यू हैव टू, कॉड लिवर ऑयल, मछली का जो तेल है उसकी बात बिल्कुल, कर रहे हैं। और ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सनलाइट जरूर लें डेली धूप 15 मिनट। धूप में बच्चों को खेलने दें थोड़ी देर। बिल्कुल, ये बहुत ना important ज्यादा है। नाजुक ना बनाए बच्चों को। एक कॉल लेते हैं डॉक्टर साहब, एक कॉल शामिल करेंगे। बड़ी अच्छी बात करें, इस्लामाबाद से कॉल है और ये बड़ी जरूरी है, बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। इस्लामाबाद से कॉल है जी, क्या कहेंगे? हेलो, हॉल में आवाज थोड़ी ऊंची कर दें प्लीज, पहले से आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हेलो। जी 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 फरमाएं। जी नहीं ड्रॉप नहीं हुई, आपकी आवाज आ रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी सवाल पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा बेटा है जी, वसी अब्बास उसका नाम है। जी जी तो बताएं। उसके बाल सफेद हो गए हैं, कोई बताएं तो उसके क्या करें। एज क्या है जी उनकी? एज इसकी 11 साल है जी। अच्छा, सारे सफेद हो चुके हैं बाल? जी नहीं, सारे नहीं, कुछ बीच में से अच्छा, सफेद हुए हैं। उनको उनको नजला जुकाम या इस तरह की चीज कुछ रहती है, कुछ है उनको मसला? नजला जुकाम कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है लेकिन बाल सफेद हो गए हैं, ठीक है। अदरवाइज वो सही है, बिल्कुल सेहतमंद है। जी जी सेहतमंद है। ठीक है, चलें आपका जवाब लेते हैं, डॉक्टर साहब से पूछते अच्छा, हैं कि क्या इसको वजह कहते है। हैं प्री ग्रे हेयर एज। प्री हेयर ग्रे ठीक है। एज ये होती है कि जिसमें आपके 20 से पहले बाल ग्रे शेड होना जी शुरू हाँ। हो जाएं। उसका मेन फैक्टर ये होता है कि कुछ एंजाइम्स आपके बॉडी के अंदर कम हो जाएं, ठीक है। और वो एंजाइम्स के लिए पहले तो आपको अपने अंदर तफ्तीश करनी है कि उस क्या एंजाइम क्या की मसला, क्या हो गई कमी है। है? जिंक का भी कहा जाता है? जिंक का कहा जाता है। दूसरा एल-थायरोक्सिन होती है, वो कम हो जाता है। ठीक है। और उसकी टैबलेट्स आती हैं, वो आप ले सकते हो, जो डर्माटोलॉजिस्ट बहुत प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा, हम लोग कहते हैं कि ये एक फैक्टर ऑफ बिकॉज ऑफ एलर्जीज भी हो सकता है कि जो फ्लू की वजह से आपके अंदर, जो बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो ग्रे हेयर डेवलप कर जाते हैं। बेसिकली एक तो ये जेनेटिक्स है, ठीक है। एलर्जीज हो सकती हैं, कुछ एल-थायरोक्सिन अगर कम हो गया हो इसकी वजह से हो सकता है, जिंक आपने कहा ठीक उसकी है। वजह से हो सकता है। और साथ में ये है कि अगर फर्ज करें, देखें, अगर आजकल के दौर में बहुत सारे लोग जो हैं बच्चे, वो जेल्स बहुत इस्तेमाल करते हैं, हाँ, ये और भी है। जेल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जेल की क्वालिटी कैसी है। अगर जेल की क्वालिटी की ऐसी है जो आपके बालों का स्ट्रक्चर और उसको ख़राब करती है, मतलब बाल उतर जाएं, बिल्कुल है। या आपके बाल जो हैं वो झड़ना शुरू हो जाएं, या बालों का टेक्सचर ख़राब हो जाए, या बाल ग्रे हो जाएं, तो वो मतलब आप जो आप क्वालिटी ऑफ जेल यूज़ कर रहे हैं वो ना यूज़ करें। तो पहले तो ये बच्चों को समझाना चाहिए कि जेल यूज़ करना ही गलत है, बिल्कुल क्योंकि सही है। जितने आप Young जेल age, यूज़ कर रहे होते हैं वो आपकी अंदर की शाखों को प्रोडक्ट कोई खराब भी करता यूज है। करेंगे तो इट्स रॉन्ग। ऑफ कोर्स, प्रोडक्ट कहीं भी यूज़ करें, जी और हाँ। लेकिन देख के यूज़ करें कि अगर करनी भी है तो ओकेजनली महीने 2 महीने में आपने यूज़ की तो ठीक है, बिल्कुल। वरना आप नॉर्मली आप बालों को आप इसको छेड़े ना तो ज़्यादा बिल्कुल बेटर है। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, और उसके अगर कोई तशखीस इसकी होना डॉक्टर साहब ने कहा ज़रूरी है, वो रैंडमली आप सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिएगा। बच्चे में जिंक की शायद कमी हो सकती है, कुछ और चीज़ों में कमी हो सकती है, जिसकी वजह से वो टेस्ट करा के ही पता चलेगा। तो आप किसी अच्छे बेहतरीन, मैं ये बार बार सब लोगों को कहता हूँ कि अच्छे डॉक्टर्स को देख के उनका ये देखा करें कि उनका जो एक पूरा आप जब इंटरनेट पे जाते हैं उनके बारे में सर्च करते हैं, या आप लोगों से भी जान सकते हैं कि कौन से डॉक्टर हैं जो बहुत बेहतरीन अंदाज में, आपको ये ना हो कि आप तजर्बे सिर्फ कर रहे हो। तो अच्छे डॉक्टर जैसे डॉक्टर इब्राहिम हमारे पास एक बेहतरीन डॉक्टर हैं, तो इनसे तो राय लेके हम आगे बात कर भी सकते हैं, लेकिन एक रैंडमली वी कांट ट्रस्ट एवरीबडी। अच्छा, एक और कॉल शामिल कर लेंगे डॉक्टर साहब जी, कॉल ले लें।
इस्लामाबाद से कॉल ले लेते हैं जी, कॉल आइए जी। मरीम साहबा क्या पूछेंगे, अपना सवाल कर लीजिए, सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा है, वो 6.5 माह का है अभी। उसके साथ मसला ये है कि उसको ब्रोंकाइटिस है और वो बार बार उसका रेशा जो है ना वो उसको तंग करता है, जिसकी वजह से वो बार बार हॉस्पिटलाइज होता है। उसको सांस का बहुत सीवियर इशू है कि वो मतलब जरा सी बारिश हो जाए ना तो वो सांस नहीं ले सकता बिल्कुल भी, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और ये काफ़ी ये ऐसा मसला है, आई थिंक डॉक्टर साहब, इब्राहिम भाई आप भी, आई फील दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव, अ लॉट ऑफ किड्स दीज डेज हैव दिस इशू। तो क्या आप रेकमेंड करेंगे मैंने इनको? आपको कहा ना कि ये स्टार्ट हुआ है जब आपने अपनी इम्यूनिटी कहाँ से शुरू नहीं की, 1000 डेज ऑफ लाइफ, मतलब माँ के पेट से माँ जो- के पेट से अगर आपने अपनी अच्छी इम्यूनिटी को डेवलप नहीं किया तो आपका बच्चा, ज़्यादातर छोटा बच्चा या एलर्जी वाला बच्चा या रिपीटेडली इन्फेक्शन वाला बच्चा ही ग्रो अप होगा। माँ, बिल्कुल और सही इस दौर में प्रॉब्लम ये है कि आप जो एक डिज़ास्टर समझ लें कि माएँ अपना दूध पिलाना नहीं चाहती हैं, और इसकी वजह से आप जिन चीज़ों पे जा रहे हैं वो एक प्रोडक्ट है जो सैनिटाइज यानी सिंथेटिक प्रोडक्ट है, सिंथेटिक जो टॉप प्रोडक्ट। फीड्स होते हैं नहीं वो नहीं, एक कभी भी synthetic है। नहीं, कभी नेवर नेवर। और ये लोग डब्बों की हमारे चीजें बच्चों के लिए तो बिल्कुल ठीक है, रिकमेंडेड नहीं है। दूसरा माँ का दूध एहसन आपको बताऊं कि जी। लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि 6 महीने का बच्चा हुआ, एक तो अपने माँ का फीड नहीं लिया जिससे जी। इम्यूनिटी बिल्टअप होनी है और एलर्जी फैक्टर कम होना है। बढ़ा इसलिए है कि 6 महीने के बाद आपने स्टार्ट ऑफ फूड ही जो है वो सिरिलैक से किया। ओह माय अब आप सोचें कि जो सिरिलैक ब्रांड्स के आ रहे हैं, दैट मीन्स इसमें प्रिजर्वेटिव्स अमाउंट है जो आपको प्रिजर्व रखती हैं, जिसमें भी आपके शेल्फ लाइफ की लाइफ होगी वो आपके एलर्जी फैक्टर को बढ़ा देगा, क्योंकि वो आपके बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन चेंज करता है। सिंथेटिक है ना, तो वो बॉडी जी। को सूट ही नहीं कर रहा वो। दूसरा आप सोचें कि मोनोसोडियम ग्लूकोनेट, आप अगर कहें कि कुछ ब्रांड्स कहते हैं कि हम यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं नहीं मान सकता कि वो ब्रांड यूज़ ना करते हो, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है जिसको हम अजीनोमोटो कहते हैं वो हमारे टेस्ट बड को एकदम अच्छा एक्टिवेट करती है। अच्छा अच्छा। और आप ये सोचें कि एक छोटा सा बन कबाब वाला भी इसको ज़रूर यूज़ करता होगा इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। तो जब आपकी वो चीज़ें ऐड ऑन होना शुरू होंगी तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारे एलर्जी फैक्टर कम होंगे या बढ़ेंगे। और वो तो उसको तो पॉइजन कहा जाता है, अजीनोमोटो, बिल्कुल। जो चाइनीज और सॉल्ट जिसको कहा जाता है। वो दुनिया में ये सारे फैक्टर बहुत ज़्यादा हैं, यानी ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, ये हर जगह जितने प्रिजर्वेटिव्स बढ़ेंगे जी हाँ। इतनी एलर्जी फैक्टर बढ़ेगा। वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा है, क्योंकि वो लोग तो, हम लोग तो फिर अभी बहुत सी जगहों पे नेचुरल ग्रोन चीजों पे हम बिलीव बिल्कुल। करते हैं, खालिस दूध, ये वो जो भी चीजें हैं, घी, देसी, और वो लोग तो बिल्कुल ही डब्बों पे चले गए हैं बिल्कुल सारे। वो डब्बे पे चले गए। दूसरा आपको बताऊं मैं कि बहन की जो बात है उस पर मैं आता हूं कि ब्रोंकाइटिस सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन और एलर्जी के साथ वायरल इन्फेक्शन अटैक करता है। उसमें क्रूप लाइक है या फ्लू लाइक है या साइनसाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, ये सब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहलाते हैं, जो साइनस से स्टार्ट होता है। मतलब राइनाइटिस से स्टार्ट हुआ, इसने साइनस किया और इसने एक साथ जो है साइनस जब फुल हुए तो इसने आके जो पानी है, जो नज़ला है, वो साला गले में गिराया। बिल्कुल। दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस, जो गले में छाती इन्फेक्शन में- कर छाती में वो फिर- फिर आगे जाके निमोनियाज की बिल्कुल। शक्ल अख्तियार करता है। ब्रोंकाइटिस यहाँ तक होता है। तो इसके लिए पहले तो आपको देखना है कि एलर्जी फैक्टर्स कैसे हैं, किस चीज़ से एलर्जी हो रहा है। आजकल बहुत अच्छा हो गया है कि आप आईजी लेवल्स करा सकते हैं, सीबीसी में आप देख सकते हैं इजोनोफिल्स कैसे हैं, मोनोसाइट्स देख सकते हैं कि आपके पेट में कीड़े तो नहीं है। कीड़े भी आपके एलर्जी फैक्टर को बढ़ा रहे होते हैं। ओके। दूसरा आपके मैंने कहा प्रिजर्वेटिव्स हैं। तीसरा अब आजकल फूड डिटेक्टिव टेस्ट करवा रहे हैं, एनवायरमेंटल एलर्जीज टेस्ट करवा रहे हैं, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, सामने आ जाती है। प्लस साथ में हम एक एक्सरे करा लेते हैं साइनसिस का, जिससे हमें पता चलता है कि साइनसिस कैसे हैं उसके। अगर साइनसिस भरे हुए हैं तो हम इसको वही प्रिस्क्राइब करते हैं, वैसलीन, स्टीम, कुछ स्प्रेज दे देते अच्छा, हैं। वैसे मैं एक जनरली, जैसे वो अब माँ एक परेशान होती है, तो इस वक्त पे क्या निबलाइज करना उनको या स्टीम दे देना बच्चे के लिए स्टीमर से, या किस तरह कुछ बेहतर जो उसकी ब्रोंकाइटिस को हेल्प आउट कर दे, देखें, ईज कर दे सांस फर्स्ट लेना? रूल तो यही है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, बिल्कुल। और आपने जिस तरह अच्छा, कहा कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर के इब्राहिम पास भाई, एक जाएं। चीज मैं बहुत से मैं जानता हूँ कि
वो भी बड़ा ज़रूरी है, इनके इलाज। लेकिन बार बार बच्चों को एंटीबायोटिक दे दी जाती है, जो हर एक हफ्ते बाद बच्चा बीमार होता है, 2 हफ्ते बाद उसको फिर एंटीबायोटिक का एक कोर्स, फिर बीमार होता है फिर तो उससे भी माएँ और जो वालिदैन होते हैं वो घबराते हैं कि भाई अभी तो इसने एंटीबायोटिक का 15 दिन का कोर्स ख़त्म किया, फिर बीमार हो गया, तो उसका क्या मतलब, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट एक्चुअली वे? आपने 2 बातों पहले बड़ी अच्छी बात कही कि आपको डॉक्टर को ढूंढना बहुत ढूंढना ज़रूरी है ना, हु इज द ये बात। अप्रोप्रिएट डॉक्टर जो आपके बच्चे को प्रॉपर तरीके से देके Diagnose। बिल्कुल। टाइम देके इलाज कर सकता है, टाइम देके। बिल्कुल सही। आजकल डॉक्टरों के पास बात करने का जी टाइम हाँ, नहीं होता बात क्योंकि करने का बहुत time रश नहीं। होता है। बिल्कुल। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपने कहा एंटीबायोटिक्स। देखिए आपने लास्ट फ्यू मंथ्स बैक या 1 साल पहले 6-8 महीने पहले एक कैंपेन चली XDR टाइफॉइड की, मतलब टाइफॉइड रेजिस्टेंट आया हमारे शहर में, सिंध में, जो हैदराबाद से स्टार्ट हुआ। उसकी पूरी डायग्नोसिस हुई, हमने पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने पूरा मिल के उसको टैकल किया, वैक्सीन्स मंगवाई। थैंक्स टू गावी, थैंक्स टू पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन की एफर्ट से जो है टाइफॉइड की जो वैक्सीन आई उसकी एक बहुत बड़ी कैंपेन हुई। और उस कैंपेन में हमने करोड़ों बच्चों को हमने फ्री ऑफ वैक्सीन्स डिलीवर की। ठीक है। अब ये आई क्यों, यानी टाइफॉइड XDR टाइफॉइड हुआ क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है, और हमारे मुल्क में XDR टाइफॉइड ज़्यादातर क्यों आया? क्योंकि हमारे मुल्क में एंटीबायोटिक वहाँ से स्टार्ट कर दिया जाता है जहाँ से न्यूबॉर्न ही है। एक 3 महीने का बच्चा है उसको भी एंटीबायोटिक देगी। antibiotic, तो yes। ऐसे मसला ये है कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा रेशो ये है कि चाहे बहुत ज़्यादा काबिल हो या नाकाबिल डॉक्टर हो, या बहुत सारे अताई डॉक्टर होते हैं जिनकी तशखीस नहीं होती कि वो अताई हैं या डॉक्टर हैं। होता ये है कि वो चले गए और एंटीबायोटिक लिख दी बस। अब एंटीबायोटिक देखिए, डायग्नोसिस जब तक आपकी नहीं बनती कि ये आया इट्स ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन और या वायरल इन्फेक्शन। बिल्कुल। आपको मैं एक वायरल और बैक्टीरियल का थोड़ा सा एक एग्जांपल सेट बता देता हूँ जी। कि देखिए, अगर एक डॉक्टर है, एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से इसने बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवाई दे दी, वायरस ने वैसे ही इम्यूनिटी को डाउन किया हुआ है, और वायरसेस अच्छे वाले बैक्टीरिया को मार देते हैं और या कम कर देते और हैं। आपकी एंटीबायोटिक ने और अब एंटीबायोटिक ने गुड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरियाज को नीचे डाउन कर दिया, तो आपकी इम्यूनिटी कहाँ जाएगी? आपने जो एंटीबायोटिक ली सोचने है की बात है। वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगा। अब वो आगे जाके वो एंटीबायोटिक काम ही नहीं काम ही करेगी। नहीं करेगी उसकी बॉडी में। अब आगे जाके आपको जो प्रॉब्लम होंगे, जो रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस होंगे या बिल्कुल हुए सही। हैं, तो बार वो- बार एंटीबायोटिक और हमारे पास एंटीबायोटिक्स और मजीद नहीं है देने के लिए। जो अब जो XDR टाइफॉइड के लिए जो एंटीबायोटिक आई है, दैट इज द लास्ट सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक टू सर्व लाइफ, टू सर्व लाइफ। अब उसको भी अगर यूज टू कर लिया बॉडी ने, अब आप सोचे कि बाहर वेस्टर्न मुल्क में जहाँ साइंटिस्ट रिसर्च करते थे मजीद एंटीबायोटिक्स के लिए, दे स्टॉप्ड डूइंग दिस रिसर्च फॉर एंटीबायोटिक्स, क्योंकि उनके मुल्क में ये 4th और 5th जनरेशन एंटीबायोटिक के बाद वो और नहीं आ एंटीबायोटिक क्यों नहीं है? क्योंकि वो अभी भी 1st जनरेशन एंटीबायोटिक यूज करते हैं। ओके, उनके लिए यानी fourth लाइटर तो बहुत, फॉर्म ऑफ, और हम लोग 4th जनरेशन एंटीबायोटिक पे बड़े ज्यादा बहुत चले अच्छी बात है। जाते ये हैं। बड़ी एक कॉल लेते हैं जनाब, एक कॉल। और वो मैं उन वालदा का मसला भी समझता हूँ, वो मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि नेबुलाइज हमें करना चाहिए, नहीं घर में करना चाहिए? कॉल पे कौन है जी? हमें सवाल पूछिए। अब्दुल्ला साहब सवाल कर लीजिए, इस्लामाबाद से कॉल है, क्या पूछेंगे आप जनाब? हेलो जी, फरमाइए, आपकी आवाज़ है। वालेकुम अस्सलाम। आजम साहब, क्या हाल है? खैरियत है? जी बिल्कुल ठीक, आप बताइए क्या मसला क्या है? सर मसला है, मेरी एक बच्ची है, उम्र उसकी तकरीबन 18 साल है। ठीक है। उसकी नाक की हड्डी बड़ी हुई है। डॉक्टर को चेक कराया था, उसने 3 महीने का वो पीरियड दिया था, उसके बाद मतलब डेट दी थी। अच्छा। उसका वो 3 महीने के बाद उसका जो है, पिछले साल की बात है, पेपर आ गए थे। अच्छा। वो करा नहीं सके हैं। अभी उसके नाक में काफ़ी तकलीफ है। वो मतलब सोती है तो थोड़ी देर के बाद फिर वो नाक बंद हो जाती है, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। ठीक है। ये डॉक्टर साहब से मशवरा करना है कि बिल्कुल मशवरा। कोई ऐसी दवाई। एक नाक दूसरा की हड्डी बड़ी हुई, ये बोला। अच्छा, दूसरी बात बताइए। एक दूसरी बात ये है कि डॉक्टर साहब से मशवरा करना है ये, अगर आप मैडम बिल्किस से पूछ लें कोई देसी नुस्खा उसके लिए कोई इस्तेमाल किया ठीक जाए। है, नाक वो में देसी लगाने के नुस्खा भी और इनसे भी मशवरा बिल्कुल सही है। डॉक्टर बिल्किस साहब भी हमारे पास आ चुकी हैं। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से आके आपके सवाल का जवाब देंगे, और वो भी सवाल का जवाब देंगे जो एक 6.5 माह का बच्चा और सांस का इशू है और वो सारा कुछ है। तो वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम बच्चे क्योंकि बोल नहीं सकते, तो फिर उन पर वो एक बड़ी तकलीफ होती है दिल को कि बच्चे बता नहीं रहे कि क्या परेशानी है, और फिर माएँ और बाप जो बड़े परेशान होकर बच्चों को लेके भागते हैं। तो ये जनाब आपके लिए ये सेशन हम रखते हैं यहाँ पे, हमें कॉल कीजिए, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमज़ान पाकिस्तान।
कॉल्स खिंचाने पड़ेंगे, फ़ोन कॉल्स बहुत सी हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले एक फ़ोन था जिन्होंने नाक की वो जो हड्डी का इशू, इसके बारे में डॉक्टर साहब से पूछा। मैं ये बताता चलूँ कि हमें डॉक्टर बिल्किस ने भी ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस साहबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। खैरियत से हैं आप? जी अब बिल्कुल। जब डॉक्टर्स आते हैं तो एक हर्बलिस्ट जो डॉक्टर हैं वो भी आ जाती हैं, और वो भी साथ साथ बड़ी हेल्प करती हैं हमारी बहुत सी चीज़ों में। तो अच्छा जी, उस ऑपरेशन का आप क्या कहते हैं, क्या रेकमेंड करेंगे कि ऑपरेशन ना ही कराएं तो बेहतर है? देखें, पहले तो आप अच्छे ईएनटी सर्जन से ज़रूर इसकी वो करें। आपको ये देखना है कि ईएनटी सर्जन आपको क्या राय देता है। ठीक है, अगर आपको वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है या आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर रहा है, और स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि स्लीप आपकी आपकी सेहत को, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और सेहत को भी बेहतर रखता है। अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है और इस वजह से आपको एलर्जी फैक्टर बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है या आपको साइनसेस डेवलप्ड हो जाते हैं, तो यू हैव टू गो फॉर द सर्जरीज। ठीक है, सर्जरीज पर मना नहीं कर सकते क्योंकि एक प्रोफेशन है, तो आप उसको प्रोफेशनली बात करना बहुत ज़रूरी है और मिसगाइड नहीं कर सकते। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको ये देखना है कि ये बढ़ने की वजह हो सकता है कि आपकी ब्रीदिंग इश्यूज़ हों। तो कई दफ़ा आपके कुछ ईएनटी सर्जन्स या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बता रहे होते हैं, जैसे कि नाक की एक्सरसाइज है, वो आप नाक की अगर ब्रीदिंग और इनहेल को अगर आप प्रॉपर तरीके से आप इसको लें, अंदर डीप ब्रीथ लें और दूसरे नाक के नॉस्ट्रिल से आप इसको निकालें। अच्छा, कैसे, थोड़ा सा अगर हम डेमो भी कर सकते हैं कि मतलब फर्ज करें कि आपने ये 2 उंगलियां ली, ठीक है, और आपने इस उंगली को लेके यहाँ से इसको प्रेस किया। ठीक है, यानी एक नॉस्ट्रल को प्रेस कर दिया, ठीक है, सांस अंदर खींचा और दूसरी को दबा के सांस बाहर निकाला, ठीक है, जबरदस्त। दैट्स अ वेरी गुड रेमेडी फॉर अ बोन के आपकी जो एक्सरसाइज से आपके एक तो साइनसेस भी खुल जाते हैं, दूसरा जो हमने देखा है कुछ वक्तों में, बहुत पुराने वक्तों में, कुछ हमारे इस्लामिक रिसर्चर्स ने, जब उस ज़माने में सर्जरीज नहीं होती थी, तो ये एक्सरसाइजेस बहुत कॉमन होती थी कि आप ये एक्सरसाइज को करके आप अपने साइनसेस को खोलें विद द हेल्प ऑफ स्टीम। और आपने, मैंने कहा कि या तो आपने कहा कि ऑलिव ऑयल या फिर आप अच्छी सी वैसलीन यूज़ कर लें, तो आपकी ये चीज़ें ब्रीदिंग इश्यूज ठीक हो जाए। अच्छा, अब जो 6 महीने का एक बच्चा था जिसको वो बहुत कह रही थी इशू है, उसके लिए क्या रेकमेंड, वैसे जनरल प्रैक्टिस उनकी स्टीमिंग की, मॉइस्ट माहौल, वो कहते हैं कि कमरे में अगर स्टीमर ऑन भी कर देते हैं तो एक मॉइस्चराइजर डेवलप होता है, बच्चे की सांस लेने में आसानी देखिए, होती अब ये डिपेंड करता है ऐसे कि ह्यूमिड लेवल कैसा है। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी लेवल, humidity ड्राइनेस level अगर है कैसा तो ये अगर, करें। हाँ, अगर फर्ज करें कि आपके घर में या आप ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे समुद्री इलाका ज्यादा है, जी, तो उधर तो और वहाँ पे ह्यूमिडिटी humid है, जैसे हम लोग कराची में हाँ, है तो आप वो ह्यूमिडिफायर, आप जो कह रहे हैं ना, वो ह्यूमिडिफायर जी, की बात कर रहे humidifier। हैं। तो ह्यूमिडिफायर आपको जब यूज करना है जब ह्यूमिड लेवल कम है आपके रूम का, ड्राई atmosphere ड्राई का। मौसम हो जहाँ पे। अब आ जाए स्टीम का। स्टीम का तरीका ये है कि आप करीब, बच्चे अगर छोटा है तो आपने छोटा स्टीमर ले लिया, उसमें थोड़ा सा रॉक सॉल्ट या लौंग मिला ली, थोड़ा है, सा जो ऊपर इनके ठीक है, चैम्बर होता है, अंदर ठीक। पानी में मत डालिएगा वरना वो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा ऊपर डाल के और हल्की हल्की जो स्टीम है उसके पड़ोस में रख दी 18 इंच के फासले से, तो दैट मेक्स यू अ कंफर्टेबल एरिया, कि उस एरिया में जो है एक तो लौंग, खुल जाए, फिर रॉक सॉल्ट, मतलब सलाइन बन गया, नमक बन गया। हाँ, नमक वो बन नमक गया। क्या करता है, जाके हमारे साइनसेस जितने भी है खोल उसको देता खोलता है। है। और जितने भी ये जो मसले हैं एलर्जीज के, उसके मसलों की वजह यही है कि हमारे साइनसेस ब्लॉक हो जाते हैं, और वो जो हमारे जो पानी है वो साइनसेस में जाके वो हार्ड रॉक बन जाता है। उस ठीक रॉक है। की वजह से आपके नज़ला बहना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट होता है पहले नाक बह रही थी फिर ड्राई हो गई, हाँ, तो यानी दोनों सेम प्रोसीजर है। सेम अगर आप नाक के सलाइन ड्रॉप्स भी डाल रहे हैं या नेटी पॉट से आप उसको क्लीन कर रहे हैं, वरना आजकल बड़े लोगों के लिए तो एक मशीन्स आ गए हैं जो नाक की नॉस्ट्रल्स को और साइनसेस को खुद ब खुद जाके क्लीन करते हैं, क्लीन भी कर देते और वो हैं। बहुत अच्छा और बहुत बेनिफिशियल मशीन है, ठीक जिससे है। आपकी चीज़ें खुलना शुरू हो जाती हैं। तो आप ये जो इफेक्ट ऑफ न्यूबलाइजर है, न्यूबलाइज और ये जो इनहेलर्स हैं, उससे काफ़ी हद तक पीछे चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन जरूरी है दवाइयाँ, ये। हर चीज़ में दवाई यूज़ करना मुज़र सेहत ही होता है, क्योंकि कितने अरसे तक आप दवाई यूज़ कर उसके सकते अलावा डॉक्टर साहब, हम लोग एक्सट्रीम का इंतजार करते हैं कि जब बिल्कुल एंड तक बात पहुंच गई तो फिर उसका वो शुरू करते हैं कि अब ये क्या हो गया। शुरू में अगर चीज को पकड़ ली जाए, एक कॉल शामिल करेंगे जनाब। कौन है हमारे साथ कॉल पे? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम वालेकुम, फरमाइए जनाब। ऐसे भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक बिल्कुल हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं, खैरियत से? ये आरफीन हाशमी बात कर रहा हूँ, चकवाल तरागान से। जी जी, फरमाइए, क्या पूछेंगे आप? जी, मेरा बेटे की उम्र है 9 साल और उसका दिल राइट साइड पे है। ठीक सर। तो उसके लिए मैं पूछ रहा था कि उसकी ग्रोथिंग बहुत कम है, वो कमजोर रहता है और बस
बार बार रो पड़ता है, इस तरह की ना उसकी कैफियत रहती है। तो मैं डॉक्टर साहब से मेरा दूसरा ये सवाल है कि मुझे खुद में एक प्रॉब्लम यह है कि मैं बंद कमरे में नहीं रह सकता या किसी इस तरह रश वाली जगह पे नहीं जा सकता। फोबिया, मुझे ना इस तरह कोई मसला बन जाता है दिल में, फोबिया, जिसको खफगान घबराहट कहते होती हैं है। या कुछ नहीं। फोबिया है इनको। हाँ जी, हाँ जी। सही है, जी हाँ। चलें, अल्लाह ताला आपकी आपके- तो मुश्किलें आसान डॉक्टर करें। बल्कीस साहब को भी मेरा बहुत बहुत सलाम, और अगर इस तरह कोई चीज़ हो तो मुझे बता दीजिए। ठीक है जी, ठीक है, ठीक आपके है 2 सवाल हैं। जी। एक आपके बेटे का सवाल है जिसको कहते हैं डेक्सोकार्डिया, मतलब दिल का साइड जी, चेंज change होना बहुत रेयर है, बट ऐसा सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ताला ने बनाई वाली चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो कंजेनाइटल डिफेक्ट कहलाते हैं, जिसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। डेक्सोकार्डिया मतलब हार्ट इधर नहीं इधर है, आपका लिवर इधर नहीं, आपका लिवर इधर है, Yeah. स्टमक इधर नहीं इधर है, सब कुछ आपके we have to live with it. राइट, उस प्रॉब्लम के साथ ही रहना पड़ेगा। अच्छा, डेक्सोकार्डिया विदाउट साइनोसिस है। साइनोसिस मतलब नीलाहट नहीं हो रही है। अगर उसकी वजह से बार बार रिपीटेडली उस कार्डियक इश्यूज की वजह से, अव्वल तो ये कार्डियक इशू नहीं है, जी, अगर उस वजह से, अगर किसी भी वजह से नमूनियाज बार बार हो रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर सब कुछ गुजर रहा है, नॉर्मल है, हल्का, बस ये कि उनके बच्चे की सेहत नहीं वो कह रहे बन रहे। सेहत देखें, सेहत बढ़ाने के लिए एक डिफरेंट इशू है कि आपके बच्चे का जो पैदाइशी वजन कितना था, इसके बाद आपके वजन बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ा, फिर 1 साल में कितना हुआ, 2 साल में कितना हुआ, फिर इसकी न्यूट्रिशन हैबिट्स कैसे हैं, न्यूट्रिशन में आपके जो कैलोरीज हैं वो रोज़ की कितनी लेता है, जितना वेट होता है इतनी कैलोरीज लेना ज़रूरी है। आपको अगर अगर एनर्जी डेवलप करनी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेना है। अगर आपको वजन बढ़ाना है तो यू हैव टू टेक कार्ब्स एंड फैट्स। तो आपको इस हिसाब से ये बेहतर ये बता सकती है थोड़ा बल्कि सा। साहब, और आलू बच्चों को बहुत खिलाएं, केला और आलू, आई तो थिंक कार्ब्स और फैट थोड़ा सा लेके चले जाएं। ठीक है। जो केले हैं वो हाई प्रोटीन्स होते हैं। जी हाँ, तो जी। हम जब प्रोटीन डाइट करवा रहे होते हैं तो प्रोटीन्स दे रहे होते हैं वजन कम करने के लिए। सही, तो सही। केले से वजन नहीं बढ़ता। ठीक है, एक बैलेंस डाइट है और केला और खजूर आपको कभी नुकसान नहीं देता। नहीं नुकसान, बिल्कुल। ठीक है, तो बिल्कुल, वो तो आप वैसे ही खा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि फोन इसका मैं एक जवाब दे जी, जी, दूंगा, जरूर। आप फोन कॉल भी ले लें। और इसका इनका जो लास्ट सवाल था सफोकेशन, दैट इज कॉल्ड अ ट्रैवलिंग सफोकेशन, जो आप ऑक्सीजनेशन कम होने की वजह से, उसकी सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि आप एक खुली हवा में रोज़ जाया करें सुबह अर्ली मॉर्निंग, और आप दरख्तों के नीचे आप डीप ब्रीथ लिया करें ज़ोर ज़ोर से। सही। और एक लाफ्टर थेरेपी कहलाती है, हाँ जी, बिल्कुल। वो क्या करें, उससे आपके जो हार्मोन्स हैं वो डेवलप्ड होते हैं और सफोकेशन को ठीक कर देते हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिससे आपकी सफोकेशन काफ़ी हद तक 50 to 60% बेहतर हो जाती है। बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर साहब, लेकिन आप ये मुझे बताएं, अगर मैं सुबह सुबह निकल जाऊं और मैं कि दरख्तों के नीचे बैठ के अकेला हंस रहा हूँ ऊंची ऊंची और सांस ले, तो लोग मुझे देख के कहेंगे ऐसा क्या हो गया। अच्छा, अब लोगों आपने से- ऐसे ये देखा therapy होगा है। कि दिस इज अ थेरेपी। अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग नहीं, parks में आप ये मैं लोग बिल्कुल therapy से कर रहे मैं होते सोच रहा हूँ कि हमें ये करना चाहिए। मैं तो सोच जब मुझे ये छुट्टियां कुछ आए ना 10-15, मैं रोज ये थेरेपी करूँगा, क्योंकि जब इतना आप मेहनत मजदूरी कर लेना बहुत ज्यादा और स्ट्रेस हो जाए काम का, उसके बाद 10-15 दिन आपको बाहर दरख्तों के पास जाके हंसना चाहिए बहुत ज्यादा। नहीं, सही आप है ना? रोज भी अगर करें रोज। तो आपको, अगर आप 10 मिनट्स भी ये करेंगे तो गारंटी मैं कहता हूँ कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो वो जाएगा। 90% खत्म हो जाएगा। हंसना जरूरी है, क्योंकि आपके जो जिंदगी हंसने से आपके ऑटोमेटिकली जो हार्मोन्स हैं, जो स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन्स जो हैं, यानी स्ट्रेस को बाहर निकालते हैं, वो निकलना शुरू हो जाता है और यू फील हैप्पी ऑल डे। गुड है। ये थेरेपी बड़ी जबरदस्त है, ये तो करनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई इसीलिए तो कहते हैं कि कीप स्माइलिंग ऑल डे। ये ना उनको एक नया प्रॉब्लम शुरू हो जाए, लोग के ये अच्छा, वो हंसना भी इसको क्या हो ऐसा गया, होता ये अकेला बैठ के हंस रहा है। ऐसा